हेलो बच्चास, कैसे हैं आप? अब तो आप अच्छे ही हैं बिकॉज हमारी हेलिक्स की टीम की तरफ से जो आपको वीडियो लेक्चर्स मिल रहे हैं उनसे आपके कॉन्फिडेंस में चार चांद लग रहे हैं। यही तो हमारा प्रॉमिस है, यही तो हमारी कमिटमेंट है। आई एम डॉक्टर संजम चोपड़ा एंड टुडे आई विल मास्टर यू इन द चैप्टर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। डरते हो ना इस चैप्टर से? तो दिस इज माय कमिटमेंट विद यू कि मेरे इस लेक्चर के बाद आपका डर फिनिश। आपके कंसेप्ट्स पे काम करूंगी और इस तरह से काम करूंगी कि आप हर किताब से इस टॉपिक पे हर क्वेश्चन को बड़ी स्पीड और एक्यूरेसी से कर सकोगे। एनसीईआरटी की लाइन भी डिस्कस करूंगी, एक एक लाइन आपको लर्न कराने की कोशिश करूंगी बहुत अच्छे से समझा के। और रिविजन्स में भी रिविजन्स प्लान किए हैं मैंने आपके लिए। 21 क्वेश्चंस तो मेरे पास हैं ऑन स्क्रीन। इसके अलावा आपको ढेर सारे पीवाईक्यू क्लास में ही कवर करा दूं। राइट, लेट्स बिगिन। देखिए बच्चों, जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपका हार्ट रेट बढ़ता है, आपका ब्रीदिंग रेट भी बढ़ता है, राइट? बट जब आप एक्सरसाइज रोक देते हो आप नॉर्मलाइज हो जाते हो। ऐसा इसलिए क्योंकि आपके सिस्टम्स में कोऑर्डिनेशन है। अब आप कहोगे कोऑर्डिनेशन क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे दो या उससे ज्यादा ऑर्गन्स आपस में एक दूसरे के फंक्शन को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, राइट? और हमारे पास दो कंट्रोलर्स हैं, एक है नर्वस सिस्टम और दूसरा है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम का नेक्स्ट चैप्टर है, आज हम फोकस कर रहे हैं और नर्वस सिस्टम। बट आपको पता होना चाहिए इन दोनों में डिफरेंस क्या है। बताओ मुझे। आपकी एनसीईआरटी लिखती है कि नर्वस सिस्टम जो है वो ऑर्गेनाइज्ड है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन के लिए है, क्विक रिस्पॉन्स देता है। बल्कि एंडोक्राइन सिस्टम जिसमें केमिकल कोऑर्डिनेशन है वो स्लो है। स्लो तो है बट लॉन्ग लास्टिंग है। अब बताओ नर्वस कैसा है? फास्ट, पॉइंट टू पॉइंट, एग्जैक्ट। फास्ट है बट शॉर्ट लिव्ड। एंडोक्राइन इसका वाइस वर्सा। तो पहला तो क्वेश्चन यही बन जाता है। और आपको एक बात बताऊं, ये भी कभी कभी क्वेश्चन आता है कि आप अगर पूछे कि नर्वस सिस्टम एंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल करता है या एंडोक्राइन सिस्टम नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है, तो याद रखिएगा नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है एंडोक्राइन सिस्टम को और एंडोक्राइन सिस्टम कंट्रोल करता है नर्वस सिस्टम को, और दोनों मिलकर कंट्रोल करते हैं हमारे पूरे सिस्टम्स को, हमारी पूरी बॉडी को। ठीक है जी, मम्मा पापा वाला सिस्टम है। मम्मा पापा को कंट्रोल करती है, पापा मम्मा को कंट्रोल करते हैं और दोनों मिलके हम सबको कंट्रोल करते हैं, पूरी फैमिली को कंट्रोल करते हैं। सही है ना? तो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों का एक्शन थोड़ा अलग अलग है। करिए लर्न। अभी क्या बताया था? कौन फास्ट है? बोलते रहिए। और अगर आसपास कोई है तो मैं तो कहती हूं उसे भगा दो या अपना सामान लेके आप साइड पे हो जाओ। नर्वस सिस्टम फास्ट तो एंडोक्राइन सिस्टम स्लो। जो भी स्लो है वो लॉन्ग लास्टिंग है। नर्वस सिस्टम पॉइंट टू पॉइंट है, एग्जैक्ट है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के थ्रू कंट्रोल होता है, और एंडोक्राइन सिस्टम में कंट्रोल होता है थ्रू हार्मोन्स। अब इस पे कोई क्वेश्चन आएगा तो गलत नहीं करोगे ना? हम पहुंचते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। जब भी कभी फिजियो का कोई भी चैप्टर करना है ना तो बहुत बेहतर है कि हम कंपैरेटिव अकाउंट साथ में कर लें। उससे एनिमेलिया की रिवीजन भी हो जाती है और साथ साथ इस चैप्टर का पार्ट भी कवर हो जाता है। अच्छा, आपको पता है ऐसा कोई फाइलम होता है जिसमें नर्वस टिश्यू हो ही ना? बताओ। बोला? सही बोला होगा पक्का आपने। पोरीफेरा। पोरीफेरा एक ऐसा फाइलम है यहां नर्वस टिश्यू है ही नहीं। इस फाइलम में नर्वस टिश्यू एब्सेंट है, पोरीफेरा। तो पहली बार नर्वस टिश्यू किस फाइलम में आया? पहली बार नर्वस टिश्यू आपको मिला सिलेंट्रेटा में। बिल्कुल सही बोला आपने, जिसकी एग्जाम्पल हाइड्रा है। पहली बार नर्वस टिश्यू किस फाइलम में मिला? सिलेंट्रेटा में। ठीक है जी। बट याद रखिएगा सिलेंट्रेटा में, हाइड्रा में ब्रेन नहीं होता। क्या नहीं होता? ब्रेन। यहां पे ब्रेन एब्सेंट है। पोरीफेरा में तो नर्वस टिश्यू ही नहीं है, सिलेंट्रेटा में ब्रेन नहीं है। ब्रेन आया पहली बार जिस फाइलम में, उसका नाम है प्लेटीहेल्मिन्थस।
और इस प्लेटीहेलमिन्थेस का नर्वस सिस्टम लैडर लाइक है, सिर्फ नाम ही काफी, इतना याद रख लो। लैडर लाइक नर्वस सिस्टम इज अ फीचर ऑफ फ्लैटवर्म्स, पता है ना, प्लेटीहेलमिन्थेस को फ्लैटवर्म्स भी कहते हैं। हो गया याद। नर्वस सिस्टम इंसेक्ट्स में भी होता है, अच्छा खासा डेवलप होता है। और कई बार बच्चे पूछते हैं हमसे, मैम इंसेक्ट्स में ब्रेन होता है? छोटे से कीड़ी में, छोटे से कॉकरोच में तो बिल्कुल होता है। आपको मैं बता दूं, कॉकरोच आपके सिलेबस में है, और कॉकरोच में या इंसेक्ट्स में ब्रेन बिल्कुल होता है। कॉकरोच में जो ब्रेन है वो होता है इन द फॉर्म ऑफ सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन। सुप्रा, मुश्किल तो नहीं लगा नाम, सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन, ये कॉकरोच का क्या है जी? ब्रेन। तो बताओ कॉकरोच का ब्रेन कैसा होता है? सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन। अच्छा, जब भी कभी आपने नर्वस सिस्टम पढ़ना है ना बच्चा, तो एक चीज तो हमेशा याद रखना, कभी मत भूलना, हम जैसे कॉर्डेट्स, हमारा नर्वस सिस्टम डॉर्सल और हॉलो है। कैसा है? डॉर्सल और हॉलो। बल्कि जो नॉन कॉर्डेट्स होते हैं उनका नर्वस सिस्टम वेंट्रल, सॉलिड, गैंग्लियोनेटेड, सिंगल, 4 अक्षर हैं। ये आपकी एनसीईआरटी से लिया मैंने, देखो आपके ये एनिमेलिया वाले चैप्टर में था। और ये क्वेश्चन क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है तो हमारे नन्हे मुन्ने इसे याद कर लें। डॉर्सल, हॉलो, सिंगल, यहाँ पे है वेंट्रल, सॉलिड एंड डबल। हो गया याद? तो कैसे याद रखना है? आप कभी कभी कहते हो ना, यार मेरा तो दिमाग ही खाली है, तो समझ लो सबका ही खाली है, ठीक है। डॉर्सल, हॉलो, और मैंने आपको बताया सिंगल, वहां पे डबल भी है, वेंट्रल भी है, गैंग्लियोनेटेड भी है, ठीक है जी। तो देखा कितने सारे क्वेश्चंस कवर भी हो गए। पहला क्वेश्चन आता है, ऐसा कोई फाइलम बताओ जिसमें नर्वस टिश्यू है ही नहीं। पोरीफेरा। पहली बार नर्वस टिश्यू किस में आया? सिलेंट्रेटा में, बट उनमें ब्रेन नहीं होता। पहली बार ब्रेन किस में आया? फ्लैटवर्म्स में, और उनका नर्वस सिस्टम लैडर लाइक है। जितने भी नॉन कॉर्डेट्स हैं उनका नर्वस सिस्टम वेंट्रल है, सॉलिड है, गैंग्लियोनेटेड है। और जितने भी कॉर्डेट्स हैं उनका नर्वस सिस्टम डॉर्सल है, हॉलो है, सिंगल है, ठीक है जी। और हमारे सामने जो हमारे बच्चे बैठे हैं छोटे छोटे, वो हैं कॉर्डेटा, ह्यूमंस, है ना। तो अब शुरू करते हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम, जो मेन चैप्टर है। तो देखिए जी, आपको पहले, सबसे पहले आपके नर्वस सिस्टम में जो इंपॉर्टेंट सेल्स हैं वो है न्यूरॉन्स, है ना। तो हम न्यूरॉन से स्टार्ट करते हैं। नर्वस सिस्टम ऑफ ऑल एनिमल कंपोज्ड ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स व्हिच आर कॉल्ड न्यूरॉन्स। इन्हें क्या बोला है? न्यूरॉन्स। एंड दे कैन डिटेक्ट, दे कैन रिसीव, दे कैन ट्रांसमिट। कितना प्यारा है ना, तीनों अक्षर 1 मिनट में याद हो जाते। डैट they can detect, they can receive, they can transmit the stimulus। अब जो नर्वस टिश्यू है उसका जो न्यूरॉन सेल है, आपको पता है इसके ऊपर ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि ये न्यूरॉन सेल साइकिल के किस फेज में होता है? G0। दूसरा पॉइंट, ये न्यूरॉन में पावर ऑफ रीजनरेशन हाई होती है या नहीं होती? तो न्यूरॉन में पावर ऑफ रीजनरेशन नहीं होती, क्योंकि ये बहुत स्पेशलाइज सेल है ना बेटा। ऐसा करके भी एक PYQ है कि किसी का एक्सीडेंट हुआ, उसकी काफी सेल्स डैमेज हो गई, किस सेल में चांसेस ऑफ रीजनरेशन कम है? तो आंसर है न्यूरॉन। और आपके नर्वस सिस्टम का ज्यादातर ओरिजिन एक्टोडर्म से है। कहां से है? एक्टोडर्म। आपकी बॉडी की जो एक्साइटेबल सेल्स हैं, जिसे आपने न्यूरॉन कहा, इस न्यूरॉन में 3 पार्ट्स हैं। एक होता है साइटोन, एक होता है डेंड्राइट्स, और तीसरा पार्ट है एक्सॉन। अब इनको लेबल कर लो, इनको समझ लो, इनको याद कर लो। तो देखो, दिस इज साइटोन। ये क्या है बेटा जी? साइटोन। इस साइटोन में ये होता है न्यूक्लियस। डैट को रब कर देते हैं ना, नहीं तो फिर बाद में आपको देखने में मुश्किल ना आए। तो मुझे ये बताओ, ये क्या है? दिस इज न्यूक्लियस। तभी करके इस सेल बॉडी के दूसरा नाम क्या होता है? इस सेल बॉडी का दूसरा नाम होता है सोमा। न्यूक्लियस के साइड पे है, न्यूक्लियस इसके अंदर है, तो इसको पेरिकेरियन भी कहते हैं। पेरिकेरियन, सोमा, सेल बॉडी।
हो गया याद अच्छे से? न्यूरॉन के 3 पार्ट्स हैं, कौन कौन से? एक होता है साइटोन और 2 प्रोसेसेस हैं। कुछ प्रोसेसेस को कहा आपने डेंड्राइट्स, और इस प्रोसेस को इनको बोला आपने डेंड्राइट्स, और ये जो है दिस इज एक्सॉन। ठीक है जी। अब यहाँ छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स हैं बच्चा, उन ग्रैन्यूल्स को कहते हैं निसेल्स ग्रैन्यूल्स। बोलो क्या कहते हैं? निसेल्स ग्रैन्यूल्स। निसेल्स ग्रैन्यूल्स RER और फ्री राइबोसोम्स के बने हैं। ये भी एक नीट का PYQ है, और इनका फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस। बताओ निसेल्स ग्रैन्यूल्स का क्या फंक्शन है? प्रोटीन सिंथेसिस, क्योंकि राइबोसोम्स हैं तो ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। और याद रखिएगा निसेल्स ग्रैन्यूल्स एक्सॉन में एब्सेंट होते हैं। एक्सॉन में निसेल्स ग्रैन्यूल्स नहीं होते। तो इसके लिए एक्सॉन अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट साइटोन से पूरी करता है, डेंड्राइट से पूरी करता है ना? तो बस अभी आप इसको रिवाइज कीजिए। अब मैं आपके साथ रिवाइज दोबारा से कराने लगी हूँ। मैंने क्या बोला कि आपकी बॉडी में हाईली स्पेशलाइज सेल्स हैं, उन्हें न्यूरॉन कहते हैं। न्यूरॉन के 3 पार्ट्स हैं। कौन कौन से 3 पार्ट्स हैं? एक ये वाला पार्ट साइटोन, ये सारी डेंड्राइट्स, और ये एक्सॉन। डेंड्राइट्स ब्रांच्ड हैं, एक्सॉन ब्रांच्ड नहीं है। कभी कभी उससे ब्रांच निकलती है जिसे कोलेटरल फाइबर कहा, पर एक्सॉन में ब्रांचेस टर्मिनल एंड पे होती हैं, और उन ब्रांचेस को कहते हैं टर्मिनल आर्बोराइजेशन। वैसे भी पता है टर्मिनल आर्बो मतलब होता ही ब्रांचेस है, तो रट्टा लगाने की बात ही नहीं है, आपको समझ आ गया टर्मिनल आर्बोराइजेशन। और आपको ये भी समझना है निसेल्स ग्रैन्यूल का फंक्शन प्रोटीन फॉर्मेशन है। ये डेंड्राइट्स में मिलते हैं, ये साइटोन में मिलते हैं, बट ये एक्सॉन में नहीं मिलते। कहाँ नहीं मिलते? एक्सॉन में। ठीक है जी, क्लियर? और आपको अगर हम एक्सॉन और डेंड्राइट्स में डिफरेंस पूछें, अगर आप एक्सॉन में और डेंड्राइट्स में डिफरेंस बताओ तो मुझे बता सकते हो कौन इनकमिंग प्रोसेसेस हैं? एक्सॉन्स या डेंड्राइट्स? इनकमिंग प्रोसेस। डेंड्राइट्स इनकमिंग प्रोसेसेस होते हैं, क्योंकि ये सेल बॉडी के पास मैसेज को लेके आते हैं, है ना बच्चों? ये आपके आउटगोइंग प्रोसेसेस हैं, क्योंकि ये मैसेज को दूर लेके जाते हैं। ये आउटगोइंग प्रोसेसेस हैं। कौन से आउटगोइंग प्रोसेसेस हैं? एक्सॉन। तभी करके इनका दूसरा नाम है इफरेंट प्रोसेस, और इनका नाम क्या होता है जी? एफरेंट प्रोसेस। इसको भी याद करने का ट्रिक है, वैसे तो समझ ही आ जाता है, बट फिर भी एग्जिट से याद रखना। इफरेंट होता है जो मैसेज को लेके जाता है। ठीक है, तो वापस ये हमारा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कंप्लीट भी हो गया, कोई खास इसमें मुश्किल है नहीं। और अभी जो एक्सॉन है, आपकी एनसीईआरटी कहती है कि एक्सॉन 2 तरह के हैं, माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड। तो अब हम वो स्टडी करेंगे। मुझे ये बताइए, अगर हम ये बोलें कि एक्सॉन कितनी तरह के हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? 2 तरह के, एक माइलिनेटेड और एक नॉन माइलिनेटेड। माइलिनेटेड वो होते हैं जिसमें माइलिन शीथ है, और नॉन माइलिनेटेड वो होते हैं जिसमें माइलिन शीथ नहीं है। माइलिन शीथ क्या होती है? माइलिन शीथ लिपिड की बनी हुई एक लेयर होती है। माइलिन शीथ लिपिड की बनी हुई एक लेयर है। बनाता कौन है? तो माइलिन शीथ बनाती हैं या तो श्वान सेल्स। अब ये फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन आने वाला, ध्यान देना। इसको बनाती हैं श्वान सेल्स, और या तो इनको बनाती हैं दूसरी सेल्स जिनका नाम है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। एक बार रिपीट कर दो, मैं फिर आपको सुन तो नहीं रही, बट आप सोचोगे कि मैम हमें सुन रही, आप आंसर करोगे। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स बोलना बेटा, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स।
पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में माइलिन शीथ बनाने का काम करती हैं श्वान सेल्स, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में माइलिन शीथ बनाने का काम करती हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। बल्कि नीट का एक क्वेश्चन है कि ये दोनों सेल्स आपस में एनालोगस हैं, तो आंसर है बिल्कुल यस, श्वान सेल्स आर एनालोगस टू ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। किसको एनालोगस करती हैं? ओलिगोडेंड्रोसाइट्स को। ठीक है बच्चों, आ गया समझ? अब आप माइलिन शीथ की फॉर्मेशन समझोगे। पहले मुझे बताओ, जिस फाइबर में माइलिन है उसे माइलिनेटेड फाइबर या मेडुलरी फाइबर कहते हैं, जिसमें माइलिन शीथ नहीं है उसे नॉन मेडुलेटेड फाइबर कहते हैं। ये व्हाइट कलर का होता है, ये ग्रे कलर का होता है। कौन सा व्हाइट कलर का है? मेडुलेटेड। माइलिन शीथ व्हाइट व्हाइट दिखती। इसमें कुछ कुछ जगह पे माइलिन शीथ एब्सेंट होती है और उन पॉइंट्स को नोड्स ऑफ रेनवियर कहते हैं। हमारे ब्रेन में दो तरह का टिश्यू है, ये वो भी मैं आपको यही बता दूं। एक होता है व्हाइट मैटर और एक होता है ग्रे मैटर। एक व्हाइट मैटर और एक ग्रे मैटर। व्हाइट मैटर व्हाइट कलर का, ग्रे मैटर ग्रे कलर का। बट व्हाइट मैटर में ज्यादा क्या होती है? व्हाइट मैटर में ज्यादा होती है माइलिनेटेड नर्व फाइबर, और नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर ज्यादा होती है ग्रे मैटर में। आपको पता है बेटा, सेल बॉडीज भी यहाँ हैं ज्यादा कंसंट्रेटेड, तभी ये ग्रे कलर का दिखता है। अच्छा बच्चों, एक बात बताओ, ब्रेन में ग्रे मैटर अंदर है या बाहर? तो आंसर है ब्रेन में ग्रे मैटर बाहर है और स्पाइनल कॉर्ड में ग्रे मैटर अंदर है। ठीक है, जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर होते हैं उनमें मैसेज फास्टर जाता है। आपको जब कंडक्शन बताएंगे तो भी करा देंगे। नॉन माइलिनेटेड में स्पीड ऑफ कंडक्शन स्लो होती है, कारण बाद में पता लगेगा, फिलहाल के लिए आपको बता दिया। ठीक है जी, तो अब यहाँ आपको एक बात सुनाती हूँ। आप सोचोगे माइलिन शीथ है क्या, किसने बना दी? तो उसका भी बड़ा बहुत मजेदार सा एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको। आपने रामायण कभी देखा होगा टीवी पे, तो रामायण में ना एक सीन आता है, यहाँ पे हनुमान जी रावण के दरबार में जाते हैं और वहां ना रावण एक बहुत बड़े सिंहासन पे बैठा, हनुमान जी को सीट भी ऑफर नहीं करता। तो हनुमान जी क्या करते हैं, अपनी पूंछ को ऐसे घुमा घुमा के एक बड़ा सा सिंहासन बनाते हैं और उसके ऊपर बैठ जाते। ठीक है, उन्होंने पूंछ को ऐसे ऐसे घुमाया। अब आप कहोगे ये क्यों, आप रामायण क्यों सुनाने लगे हमें? इस चैप्टर में रामायण आती है काम। देखिए, जिस तरह से हनुमान जी ने अपनी पूंछ घुमाई, उसी तरह से श्वान सेल एक्सोन को करती है सराउंड, और फिर अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऐसे 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 लपेटे उसके अराउंड करती रहती है, और वो बन जाता है माइलिन शीथ। तो माइलिन शीथ हमेशा अंदर ही बनेगी, है ना, श्वान सेल के अंदर ही बनेगी। इसी वजह से माइलिन शीथ कभी कॉन्टिन्यूअस नहीं होती, वो रहती है डिसकॉन्टिन्यूअस, और जिन पॉइंट्स पे वो डिसकॉन्टिन्यूअस है उन्हें कहते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर। बोलो क्या कहते हैं? नोड्स ऑफ रेनवियर। और दो नोड्स के बीच के डिस्टेंस को बोला जाता है इंटरनोड। ठीक है जी, डन है। तो हमने ये कंप्लीट कर लिया, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, माइलिनेटेड फाइबर, नॉन माइलिनेटेड फाइबर। अब हम आपको डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूरॉन्स पढ़ाएंगे। पहले यहाँ पे बताओ, मुझे कोई डाउट तो नहीं? कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट करके बता देना। अब न्यूरॉन हमारे पास आए तीन तरह के, एक होता है यूनिपोलर, एक बाइपोलर और एक मल्टीपोलर। यूनिपोलर वो जिसमें नाम से ही पता लग रहा है एक प्रोसेस है, जिसमें एक प्रोसेस है यूनिपोलर। जिसमें दो प्रोसेसेस हैं वो बाइपोलर, जिसमें बहुत से प्रोसेसेस हैं वो मल्टीपोलर। ठीक है जी बेटा, पहले जिसमें एक प्रोसेस है उसे बोला यूनिपोलर। ये आपकी एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स के साथ आपको याद कराना चाहती है। एम्ब्रियोनिक नर्वस सिस्टम में यूनिपोलर न्यूरॉन्स हैं। रेटिना में, आपके सेंस ऑर्गन्स में, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में, ईयर वाले कॉक्लियर गैंग्लियंस में आपके पास बाइपोलर न्यूरॉन्स हैं। करो याद, एम्ब्रियोनिक नर्वस सिस्टम में यूनिपोलर, छप गया दिमाग पे? एम्ब्रियोनिक नर्वस सिस्टम में यूनिपोलर, रेटिना में, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में, कॉक्लियर गैंग्लियन में बाइपोलर। सिंपल शब्दों में सेंस ऑर्गन में बाइपोलर न्यूरॉन्स हैं, और आपके सेरिब्रल कॉर्टेक्स में मल्टीपोलर न्यूरॉन्स हैं। मल्टीपोलर नाम से ही पता लग रहा है, एक्सॉन एक है, डेंड्राइट्स अनेक हैं। बहुत सारी क्या होती हैं? डेंड्राइट्स। ठीक है, यहाँ पे एक एक है दोनों, एक एक्सॉन एक डेंड्राइट। यहाँ पे एक ही प्रोसेस है तो उसे बोला यूनिपोलर। यहाँ एक चीज ऐड करती हूँ, कुछ न्यूरॉन्स होते हैं उन्हें स्यूडो यूनिपोलर भी कहते हैं।
सुना है कभी आपने? सूडो यूनिपोलर ऐसे न्यूरॉन्स होते हैं जो मिलते हैं आपको डॉर्सल रूट गैंग्लियन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। बस इतना ही याद कर लेना, डॉर्सल रूट गैंग्लियन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है बच्चा। सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स ऐसे न्यूरॉन्स होते हैं जिसमें पहले एक प्रोसेस निकलता है बट वो बाद में दो में स्प्लिट हो जाता है। फंक्शनली वो बाइपोलर की तरह दिखते हैं, तो सूडो इसलिए कहा कि होता तो एक प्रोसेस है बट फंक्शनली वो एक नहीं है, वो दो में टूट गया, तो इसे सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स कहते हैं। ठीक है जी, ओके बेटा जी, ये तो आसान था, इसके ऊपर भी नीट में क्वेश्चन आया हुआ है। तो अब आपने फाइबर्स भी पढ़ लिए और आपको पता है न्यूरॉन्स भी पढ़ लिए, बट आपका जो टिश्यू वाला चैप्टर है वहां न्यूरोग्लियल सेल्स के बारे में भी लिखा है। न्यूरोग्लियल सेल्स वो सेल्स हैं जो कि आपके ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड में मिलती हैं, और ये न्यूरॉन्स नहीं है, दे आर पैकेजिंग सेल्स। ये बेटा पैक करने में, इंसुलेट करने में बड़े सारे काम हैं, ये पैकेजिंग सेल्स है। इसमें आप याद रखिएगा एक माइक्रोग्लियल एग्जाम्पल है जो कि मीजोडर्मल है। जैसे मैंने कहा ज्यादातर नर्वस जो टिश्यू है वो एक्टोडर्मल है, तो कोई माइक्रोग्लियल का ओरिजिन पूछ ले तो मीजोडर्मल है। एक इसमें मैंने पहले आपको बता दिया कि ओलिगोडेंड्रोसाइट जो है वो एक ऐसी सेल है जो कि सीएनएस में बनाता है माइलिन शीथ। कहाँ बनाता है? सीएनएस में। बल्कि जो श्वान सेल्स होती हैं वो पीएनएस में बनाती हैं। तो आपको ये पैकेजिंग सेल्स का भी पता होना चाहिए। और मोर देन 50% वॉल्यूम जो है वो बनाती हैं न्यूरोग्लियल सेल्स। मोर देन 50% वॉल्यूम जो नर्वस टिश्यू का, ब्रेन का, दैट इज एक्चुअली बाय न्यूरोग्लियल सेल्स। ठीक है जी, क्लियर है? तो आपने टिश्यू कर लिया कंप्लीट, और अब मेरे बच्चे रेडी हैं एमसीक्यूज के लिए। देखिए हम आपके लिए क्वेश्चंस लाए हैं। पहला क्वेश्चन, आपको ट्रू फॉल्स बताना है, कम से कम टाइम में स्मार्ट बच्चों की तरह सॉल्व करना है। स्मार्ट हो ना? न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन इन हाइड्रा कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ गैंग्लियन। अरे बेचारे हाइड्रा में कहाँ गैंग्लियन? कोऑर्डिनेशन वो प्रोसेस है, यहाँ ऑर्गन इंटरैक्ट करते हैं, सही है। न्यूरल सिस्टम पॉइंट टू पॉइंट और स्लो, क्या गलती है इसमें? स्लो तो नहीं है, बताओ क्या है? फास्ट। नर्वस सिस्टम में हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जो कि डिटेक्ट, रिसीव और ट्रांसमिट करते हैं। ट्रू आंसर दे दो। फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू, सेकंड इज द राइट आंसर। ठीक है, एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए आपका फोकस बहुत होना चाहिए ताकि उन्हें चुटकियों में सॉल्व कर सको। अब ये सेल बताई थी आपको, ए टू ई पार्ट लेबल्ड है। एक काम करो, मुझे सारे पार्ट्स बताओ। ए क्या है बताओ? डेंड्राइट्स। ये आपकी एनसीईआरटी का डायग्राम है, आप इस डायग्राम को देख सकते हो। अब वो कहते हैं जी ए तो इफरेंट प्रोसेस है। ए तो इफरेंट थोड़ी होता है, वो तो एफरेंट है, ये गलत हो गया। डी बोला इंटरनोड, डी है आपका ये वाला पॉइंट, यहाँ इसको नोड ऑफ रेनवियर कहा, तो यहाँ लिखा है इंटरनोड, तो ये भी गलत है। सी इज द साइट ऑफ प्रोटीन फॉर्मेशन। साइट ऑफ प्रोटीन फॉर्मेशन तो थे राइबोसोम्स प्लस आरईआर। मैंने कहा था ना रिविजन्स में भी रिविजन्स दूंगी आपको। राइबोसोम्स और आरईआर को बोलते हैं निसेल्स ग्रैन्यूल्स। तो यहां तो नहीं है वो। और ई को बोला आउटपुट जोन, ये बिल्कुल सही है। बेटा देखो, एक्सोन के लास्ट से अगला कनेक्शन होगा ना दूसरे न्यूरॉन के साथ, उसने मैसेज रिसीव करना है, तो ये आपका आउटपुट जोन, ये बिल्कुल सही है। ये डायग्राम आपका एनसीईआरटी का है। ठीक है जी, चले आगे बेटा जी। अब ये क्वेश्चन मिलाओ, श्वान सेल्स क्या बनाती हैं? माइलिन शीथ। साइनेप्टिक नोब में क्या होते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर्स। बाइपोलर न्यूरॉन्स कहाँ होते हैं? रेटिना में। मल्टीपोलर कहाँ होते हैं? सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। तो आप देख लीजिए आंसर क्या है। ए के साथ 3, आंसर हो गया 1। बी के साथ 1, ठीक है ना? बोलो हाँ या ना? यस। तो अगर कभी भी मैचिंग वाला क्वेश्चन आए तो अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड से करना है। आजकल ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बाद में बहुत दुख होता है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। बड़ा बहुत मजेदार पार्ट है, बहुत मजा आएगा इसको पढ़ के, और बड़ा कंसेप्चुअल भी। ध्यान से बैठिएगा। देखिए बेटा, जब कोई स्टिमुलस नहीं होता, व्हेन देयर इज नो स्टिमुलस, मेम्ब्रेन को कहते हैं हम, क्या बोलते हैं? पोलराइज्ड। अच्छे से देखो, जब स्टिमुलस नहीं है, स्टिमुलस क्या होता है? स्टिमुलस एक चेंज है ना? दिस इज अ चेंज व्हेन देयर इज नो स्टिमुलस।
मेम्ब्रेन इज कॉल्ड पोलराइज्ड। पहले तो बच्चों को यही नहीं याद होता वर्ड कि मैम पोलराइज क्या है, डीपोलराइज क्या है। तो तरीके से पोलराइज्ड, पोलराइज कैसी दिखती है जी, ऐसी दिखती है। बाहर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, अंदर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। अब इस चार्ज के कारण हैं, तो कारण ये है कि सोडियम प्रिडोमिनेट आउटसाइड एंड पोटाशियम प्रिडोमिनेट इनसाइड। Membrane is highly permeable to potassium and nearly impermeable to sodium। ये देखो जी, यहाँ सोडियम ज्यादा, यहाँ पोटाशियम ज्यादा, और कौन भाग भाग के बाहर जा रहा है, बड़ी तेजी से बाहर जा रहा है, पोटाशियम स्पीड से। इसके लीक चैनल्स इसको ज्यादा तेजी से डिफ्यूज करते हैं बाहर, बट ये बेचारा धीरे 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 अंदर आता है। एनसीईआरटी जी तो ये लिखती हैं कि मेम्ब्रेन इज हाईली परमिएबल फॉर पोटाशियम एंड नियरली इम्परमिएबल फॉर सोडियम। तो डेफिनेटली ये चीज बाहर पॉजिटिव चार्ज करेगी ऐड, ठीक है ना। दूसरा कारण है कि नेगेटिव चार्ज प्रोटीन अंदर ही रहते हैं, वो बाहर नहीं जाते, वो मेम्ब्रेन उनके लिए इम्परमिएबल है। जो नेगेटिव चार्ज प्रोटीन्स हैं दे विल रिमेन इनसाइड, वो एक्सोप्लाज्म में ही रहेंगे। घुसा दिमाग में। और तीसरा कारण है एक बड़ा प्यारा सा पंप जिसका नाम है सोडियम पोटाशियम एक्सचेंज पंप। सोडियम पोटाशियम एक्सचेंज पंप एक ऐसा पंप होता है जो एक एटीपी के एक्सपेंस पे 3 सोडियम बाहर फेंकता है और 2 पोटाशियम अंदर खींचता है। जस्ट एट द एक्सपेंस ऑफ 1 एटीपी उसने 3 सोडियम फेंके बाहर और 2 पोटाशियम खींच लिए अंदर, जस्ट एट द एक्सपेंस ऑफ 1 एटीपी। ठीक है बच्चा, तो इसे बोला आपने सोडियम पोटाशियम एक्सचेंज पंप। अब इन तीनों कारणों से मेम्ब्रेन है पोलराइज्ड। पहले ये अच्छे से सुना दो फिर आगे। और इसको सोडियम पोटाशियम एक्सचेंज पंप को याद करने के लिए आपको दिया मैंने नोकिया 3:1, जस्ट एट द एक्सपेंस ऑफ 1 एटीपी, 3 सोडियम बाहर 2 पोटाशियम अंदर। नोकिया 3:1, सोडियम आउटसाइड पोटाशियम इनसाइड, एटीपी 1। ठीक है, 1 एटीपी के एक्सपेंस पे 3 सोडियम बाहर फेंके, 2 पोटाशियम अंदर खींचे। तो ये है जब कोई स्टिमुलस नहीं होता। बोलो समझ आया। अब जब आया स्टिमुलस, जब स्टिमुलस आता है तो क्या होता है, ये देख लो दोबारा से, ये डायग्राम है आपके लिए। जब कोई स्टिमुलस नहीं होता तो मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, पोलराइज्ड। अब जब स्टिमुलस आता है तो बस एक चीज याद रखो, एस से स्टिमुलस और एस से सोडियम। वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स खुल जाते हैं, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन हो जाते हैं, सोडियम का इनफ्लक्स हो जाता है, सोडियम अंदर भाग भाग के आ जाता है और अंदर से मेम्ब्रेन हो जाती है पॉजिटिव चार्ज। सच बताना कितना का मुश्किल, लोगों को पता नहीं क्यों मुश्किल लगता है। एक ही तो चीज है, जब स्टिमुलस आया सोडियम का इनफ्लक्स हुआ और अंदर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब सोडियम चैनल्स जो होते हैं दे ओपन फॉर वेरी स्मॉल ड्यूरेशन, ये बहुत थोड़ी देर के लिए खुलते हैं और ये फिर बंद हो जाते हैं जब स्टिमुलस पास हो जाता है। तो मेम्ब्रेन ने वापस होना है रीपोलराइज्ड। उसका भी पुत्र एक ही कारण है, वोल्टेज गेटेड पोटाशियम चैनल ओपन हो जाते हैं और पोटाशियम की हो जाती है इफ्लक्स। सोडियम अंदर आया था, पोटाशियम बाहर जाएगा। कितना मुश्किल है। देखिए जब स्टिमुलस आया तो मैंने आपको दिखाया सोडियम का इनफ्लक्स हुआ, जब स्टिमुलस आके चला गया तो पोटाशियम का इफ्लक्स हुआ। ठीक है, तो शुरू में मेम्ब्रेन थी पोलराइज्ड, बताओ क्या थी, पोलराइज्ड। फिर मेम्ब्रेन क्या हुई, डीपोलराइज्ड। अब डीपोलराइज्ड होने के बाद मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, रीपोलराइज्ड। तो आपको बता दूं जब मेम्ब्रेन पोलराइज्ड थी तो उसके अराउंड पोटेंशियल डिफरेंस था रेस्टिंग पोटेंशियल। मेरे बच्चों ने वैल्यू पढ़ी थी -70 MV। बट जब मेम्ब्रेन हुई डीपोलराइज्ड, जब मेम्ब्रेन हुई थी डीपोलराइज्ड, जब हमने स्टिमुलस अप्लाई किया था
अब उसके अराउंड पोटेंशियल डिफरेंस होता है एक्शन पोटेंशियल, जिसकी वैल्यू होती है +30 मिलीवोल्ट्स। रहेगा याद? तो बस इस तरह से इंपल्सेस कंडक्ट होती। अब वो आगे कैसे जाती है, एक जगह पे तो आ गया, वो भी आपको बताना है। पहले बताओ ये सारा याद हो गया अच्छे से या एक रिवीजन चाहिए? देखो शुरू में मेम्ब्रेन रेस्टिंग पोटेंशियल पे थी, फिर वो डीपोलराइज्ड हुई किसकी, इनफ्लक्स से, सोडियम। फिर वो रीपोलराइज्ड हुई किसकी, ई फ्लक्स से, पोटेशियम। कौन से चैनल थोड़ी ज्यादा देर के लिए खुलते हैं, पोटेशियम चैनल, इसलिए मेम्ब्रेन हो गई जी हाइपर पोलराइज्ड। और फिर मेम्ब्रेन नॉर्मलाइज हो जाती है, दोबारा से पोलराइज हो जाती है, रेडी टू रिसीव द नेक्स्ट स्टिमुलस। ठीक है, ये ग्राफ आ जाता है, इसमें हम पूछ लेते हैं इस जगह पे कौन से चैनल ओपन है, आंसर है सोडियम चैनल। इस जगह पे कौन से चैनल ओपन है, पोटेशियम चैनल। जब पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू जो होता है वो रेस्टिंग पोटेंशियल से भी ज्यादा है तो उसे हाइपर पोलराइजेशन कहते हैं। दिस इज मोर नेगेटिव, उससे भी ज्यादा नेगेटिव हो गया तो आप उसे हाइपर पोलराइजेशन बोलोगे। -70 है तो -90 इस पर्टिकुलर केस में वो हाइपर पोलराइजेशन होगा, है ना। अब यहाँ आपको एक बात बता दूं कि जिस पार्ट पे इम्पल्स है उससे आगे कैसे जाती है, आपने जनरेशन तो पढ़ ली, अब एक कंडक्शन भी देख लो। एक काम करते हैं, यहाँ एक पेज इंट्रोड्यूस करते हैं, लीजिए। अब मुझे बताइए पहला क्वेश्चन, यहाँ कुछ क्वेश्चंस आपके साथ पहले डिस्कस करूंगी, फिर PYQs उठाएंगे, फिर MCQs उठाएंगे। अब मुझे बताइए ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, चार्ज अलोंग द इनसाइड ऑफ मेम्ब्रेन कैसे कैसे चेंज होता है। तो आंसर है जी, शुरू में था वो नेगेटिव, फिर हुआ वो पॉजिटिव, और फिर से हुआ नेगेटिव। चार्ज अलोंग द इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन। ये अच्छा क्वेश्चन है ना, ये नीट का PYQ है। क्या बोला मैंने, जब ट्रांसमिशन हो रहा है तो मेम्ब्रेन के अंदर चार्ज कैसे कैसे चेंज होता है, तो पहले नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। अब आता है चार्ज अलोंग द आउटसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन, वो इसका रिवर्स हो जाएगा। आंसर क्या दोगे बेटा जी, पहले पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, है ना मस्त। अगला क्वेश्चन, अब जैसे सपोज करो मैं आपसे डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स पूछूं, जैसे मैंने आपको कहा कि आपने देख लिया कि यहाँ एक्शन पोटेंशियल आ गया, यहाँ इम्पल्स आ गई, अब वो आगे कैसे जाएगा। तो इसे हम मेम्ब्रेन के 3 पार्ट्स करते हैं। सपोज ये पार्ट डीपोलराइज्ड है, ये वाला पार्ट आपका रीपोलराइज्ड है, ये वाला पार्ट अभी पोलराइज्ड है। तो आपको होगी कि मैम इम्पल्स किधर जाएगी। अब मुझे ये बताओ, आप कभी सड़ के बैठ जाओ, कभी गुस्से में बैठ जाओ, क्या आप कुछ रिसीव करते हो, कोई बात सुनते हो, किसी के कहना मानते हो, नहीं ना। तो ये रीपोलराइज वाली मेम्ब्रेन ना टेम्परेरी तौर पे हो गई थी हाइपर, तो इसलिए इम्पल्स हमेशा आगे जाती है, पीछे नहीं जाती। तो ये भी क्वेश्चन है कि क्या कारण है कि इम्पल्स फाइबर में आगे जाती है, पीछे नहीं जाती, बिकॉज पिछला पार्ट होता है हाइपर पोलराइज्ड। तो व्हाट इज द कॉज ऑफ यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ इम्पल्स, है ना। देखो कितने सारे क्वेश्चंस, एवं नहीं बोला था आपको, है कुछ तो भी बोला। यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ इम्पल्स का कारण क्या है, आंसर है जी हाइपर पोलराइजेशन, कि पिछला पार्ट हाइपर पोलराइज्ड होता है इसलिए इम्पल्स आगे जाती है। अच्छा एक वर्ड बुलाती हूँ, बोलो पावर दो, रब बोल दो, राम बोल दो, कुछ भी बोल दो, पावर दो राम, मेरे पीछे बोलना सारे। नहीं पूजा नहीं करा रही मैं आप। पावर दो राम एक ऐसा निमोनिक है जिससे ये झटपट से याद हो जाता है। देखो ना, पहले कैसी है पोलराइज्ड, फिर कैसी है डीपोलराइज्ड, फिर कैसी है रीपोलराइज्ड, सीक्वेंस याद हो गया। तो एक ही तो अक्षर है, पावर दो राम, पहले पोलराइज्ड, फिर डीपोलराइज्ड, फिर री होती होती बेचारी हाइपर हो गई। और हाइपर होने का फायदा ये है कि इम्पल्स पीछे पलट के नहीं आई, आगे चली गई। जैसे ये आप मेरा ये हैंड देखिए, सपोज कीजिए ये एक्सॉन यहाँ पे इम्पल्स शुरू में आई, तो ये पार्ट क्या हो गया, डीपोलराइज्ड। जब ये डीपोलराइज्ड हुआ उसके बाद इसमें तो एक्शन पोटेंशियल है, अगले पार्ट के लिए ये स्टिमुलस है, फिर वो डीपोलराइज्ड हो जाएगा। अब यहाँ इम्पल्स बीच में है, आगे जाए कि पीछे जाए, पिछला पार्ट
हाइपर है तो इम्पल्स आगे जाएगी। बहुत ही आसान है। सीखना क्या है कि शुरू में मेम्ब्रेन पोलराइज्ड है तो क्यों है, वो इसलिए है क्योंकि मेम्ब्रेन में सोडियम बाहर ज़्यादा, पोटाशियम अंदर ज़्यादा, पोटाशियम भाग भाग के बाहर जा रहा है, सोडियम धीरे धीरे अंदर आ रहा है। पहला कारण। नेगेटिव चार्ज प्रोटीन्स अंदर ही रहते हैं और सोडियम पोटाशियम एक्सचेंज पंप इस जो बाहर पॉजिटिव स्टेट और अंदर नेगेटिव स्टेट को मेंटेन करता है। ठीक है जी। जैसे ही स्टिमुलस आया तो मेन चेंज जो हुआ वो हुआ सोडियम का इनफ्लक्स, क्योंकि वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल खुल गए, आके चला गया, पास हो गया, पी से पास, पी से पोटाशियम, तो पोटाशियम चैनल खुल गए और पोटाशियम चैनल ने पोटाशियम को बाहर फेंका, सोडियम ने अंदर खींचा था, पोटाशियम ने बाहर फेंक दिया। इतनी सी बात। अब देखो इतना पढ़ के अब आप पढ़ोगे साइनैप्स, आपने ट्रांसमिशन पढ़ ली। हाँ, और एक तो और क्वेश्चन है वो ये कि ट्रांसमिशन थिक फाइबर में फास्ट है कि थिन फाइबर में, तो आंसर होता है जी वो थिक फाइबर में नहीं या थिन फाइबर में। किस में फास्ट है? वो थिक फाइबर में फास्ट है, थिन में नहीं। वो क्यों फास्ट है? बिकॉज यहाँ पे रेजिस्टेंस कम होता है, यहाँ पे लेस रेजिस्टेंस है। जितना अच्छा बिल्कुल क्लियर सड़क है वहां ट्रैफिक फास्ट जाएगा ना, खुली सड़क है, तो ऐसे ही अंदर का रेजिस्टेंस कम होता है और स्पीड फास्ट होती है। ठीक है बच्चा, तो ये आपने कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स, जनरेशन ऑफ नर्व इंपल्स अक्रॉस द फाइबर कर लिया। अब जब दो न्यूरॉन्स पास पास आती हैं तो उनका कनेक्शन होता है। ये चैप्टर में क्या है, पहले स्ट्रक्चर पढ़ा था, फिर इंपल्स पढ़ी जो एक लैंग्वेज है, अब आप साइनैप्स पढ़ रहे हैं जो एक कनेक्शन है। दो न्यूरॉन्स के बीच के कनेक्शन को साइनैप्स कहते हैं। साइनैप्स एक्चुअली दो तरह के होते हैं, इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल। याद है? इलेक्ट्रिकल वो यहाँ पे आपके पास बीच में गैप जंक्शंस मिल सकते हैं, यहाँ पे इम्पल्स का फ्लो बाई डायरेक्शनल होता है, डायरेक्ट फ्लो होता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स की जरूरत नहीं होती, ये बहुत फास्ट होते हैं। और एनसीईआरटी ये भी लिखती है ये उतने ही फास्ट होते हैं जितनी की कंडक्शन अलोंग अ सिंगल फाइबर होती, और ये ह्यूमन सिस्टम में रेयर है। ऑन द अदर हैंड जो केमिकल साइनैप्स होते हैं उसमें न्यूरोट्रांसमीटर्स की ज़रूरत होती है, ये हमारी स्लो ट्रांसमिशन है, ये ह्यूमन बॉडी में ज़्यादा कॉमन है। इसमें ये जो गैप होता है साइनेप्टिक क्लेफ्ट बड़ा होता है, इसका साइज 200 एंगस्ट्रॉम 20 नैनोमीटर के आसपास होता है। यहाँ बहुत छोटा होता है, या तो नहीं होता या गैप जंक्शंस होते हैं। आप अच्छे से पहले मुझे सुनाइए, फिर मैं आपसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगी। एक बार रिवाइज करोगे? साइनैप्स दो तरह के हैं, बोलो कौन कौन से? एक इलेक्ट्रिकल, एक केमिकल। किसमें ट्रांसमिशन फास्ट है? इलेक्ट्रिकल। कौन से? बाई डायरेक्शनल है। बाई डायरेक्शन मतलब एक न्यूरॉन से उधर भी जा सकता है, उधर से इधर भी। ये भी आपका क्वेश्चन है बहुत अच्छा कि केमिकल साइनैप्स वन वे वाल्व क्यों है। जैसे मैंने पहले कहा था ना कि अक्रॉस द फाइबर इंपल्स पीछे क्यों नहीं जाती, उसका कारण है पिछला पार्ट हाइपर हो गया। यहाँ पूछेंगे कि क्यों इंपल्स एक्सोन से डेंड्रोन पे आ रही है, तो आप याद कराओगे वो इसलिए क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर वाले बैग यही होते हैं। मैं इनका स्ट्रक्चर भी अभी आपको करा दूंगी। ठीक है बच्चों, यहाँ पे किसी भी न्यूरोट्रांसमीटर की रिक्वायरमेंट नहीं है, इंपल्स डायरेक्टली पहुंच जाएगी दूसरे न्यूरॉन के पास। ठीक है, देखिए अब आपने करना है कि इलेक्ट्रिकल साइनैप्स में तो आपने देखा कि इंपल्स ऐਵੇਂ ही चली जाती है, कोई दिक्कत ही नहीं है, जैसे थ्रू आउट द फाइबर आ रही है ऐसे ही आगे चली गई। बट केमिकल साइनैप्स में इंपल्स कैसे जाती है ना बच्चों, वो आपको समझना पड़ेगा, और उसके 4 स्टेप्स हैं, 1 मिनट से भी कम में याद होते हैं। देखो, जब इंपल्स यहाँ पहुंची, इंपल्स मतलब अंदर पॉजिटिव चार्ज, बाहर नेगेटिव चार्ज, सबसे पहला स्टेप ये होता है कि यहाँ से कैल्शियम झटपट से अंदर चला जाए। ठीक है, कैल्शियम गया अंदर, और जितना कैल्शियम अंदर जाता है उतने ही ये बैग विद द, ये बैग्स होते हैं, दे आर द वेसिकल्स, दे हैव न्यूरोट्रांसमीटर। ये बैग्स दिखाते हैं जी एक्सोसाइटोसिस, और न्यूरोट्रांसमीटर को फेंक देते हैं बाहर, और ये न्यूरोट्रांसमीटर आके बाइंड करता है सामने वाली मेम्ब्रेन जिसे हम कहते हैं पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ये उसके रिसेप्टर्स को बाइंड कर जाता है। अब ये मेम्ब्रेन के रिसेप्टर्स को जब बाइंड किया तो यहाँ के सोडियम चैनल खुल गए, सोडियम का हुआ इनफ्लक्स और अंदर डेवलप हो गया पॉजिटिव चार्ज।
मुश्किल है कोई? नहीं ना। पहला स्टेप बताओ क्या है? जब लास्ट पार्ट हुआ डीपोलराइज्ड तो फिर क्या होगा? कैल्शियम जाएगा साइनेप्टिक नॉब के अंदर और न्यूरोट्रांसमीटर वाले वेसिकल्स एक्सोसाइटोसिस दिखा के उसे बाहर रिलीज कर देंगे। वो सामने वाली मेम्ब्रेन जो कि डेंड्राइट का हिस्सा है, जिसे पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन कहते हैं, उसके रिसेप्टर से बाइंड करता है और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन हो जाता है डीपोलराइज्ड। ठीक है, आपके पास ये भी एक डायग्राम है, इसके थ्रू भी मैं वही दिखाना चाह रही हूँ कि इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में गैप जंक्शंस होते हैं, केमिकल में गैप जंक्शंस नहीं होते। केमिकल में न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स की मैं आपको एग्जांपल भी देना चाहती हूँ। एड्रेनलिन, एपिनेफ्रिन भी इसी का नाम है, ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है। नॉर एपिनेफ्रिन न्यूरोट्रांसमीटर है। एसिटाइलकोलिन जिसको ACH लिखते हैं। कुछ इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर भी होते हैं। और इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स की एग्जांपल दो तो याद कर ही लो, ग्लाइसिन एंड गाबा। गाबा नाम क्यूट है, बहुत क्यूट है ना, ग्लाइसिन और गाबा। गामा अमाइनो ब्यूटायरिक एसिड, गामा अमाइनो ब्यूटायरिक एसिड। लीजिए, ये आपने स्टडी कर लिए दोनों तरह के साइनेप्स। केमिकल में आपने ट्रांसमिशन भी पढ़ लिया। आप चाहो तो आप ये NCERT की लाइनें भी देख सकते हो कि जब इम्पल्स टर्मिनल एक्सॉन टर्मिनल पे पहुंचा, वेसिकल्स ने दिखाया एक्सोसाइटोसिस, न्यूरोट्रांसमीटर हुआ रिलीज जो कि रिसेप्टर्स के साथ बाइंड कर गया, और जो पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल डेवलप होता है, क्या डेवलप होता है? पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। आपको पता है बच्चा, ये दो तरह का हो सकता है, EPSP और IPSP, एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल एंड इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। ये जो EPSP है ये एक्साइटेटरी है, IPSP इनहिबिटरी है, और ये दोनों ग्रेडेड पोटेंशियल है। ये आपकी PYQ था एक, क्या रिसेप्टर्स ग्रेडेड पोटेंशियल बना सकते हैं? तो आंसर है यस, ये होती है एग्जांपल ऑफ ग्रेडेड पोटेंशियल। तो लीजिए, आपका ये पार्ट भी फिनिश हो गया और अब आप रेडी हैं इसके सारे क्वेश्चंस करने के लिए। तो करें स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, AR क्वेश्चन आपके लिए फ्रेम किया है। AR क्वेश्चन, स्टेटमेंट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। इनको देख के घबराना नहीं है। अगर आपका कॉन्फिडेंस है तो आपको कभी भी घबराना नहीं, ठीक है ना। और कॉन्फिडेंस कैसे बनता है? सब्जेक्ट की क्लैरिटी से, वो हम आपको दे ही रहे हैं। न्यूरॉन्स एक्साइटेबल सेल है, NCERT की लाइन है, बिकॉज पूरी लाइन है, बिकॉज उनकी मेम्ब्रेन पोलराइज्ड होती हैं, उनमें डिफरेंशियल चार्जेस होते हैं। तो आंसर होगा दिस बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। बताओ कितनी जल्दी हुआ क्वेश्चन सॉल्व। अब आया ड्यूरिंग द प्रोपेगेशन ऑफ नर्व इंपल्स एक्शन पोटेंशियल कैसे आता है? मैंने आपको बताया सोडियम की इनफ्लक्स से आता है। ये देखिए, सोडियम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंट्रासेलुलर फ्लूइड में आ गया, ये आपका आंसर है। या उन्होंने कहा ड्यूरिंग द प्रोपेगेशन ऑफ नर्व इंपल्स एक्शन पोटेंशियल रिजल्ट्स फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ सोडियम आयंस फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड टू इंट्रा, या पोटेशियम आयंस फ्रॉम एक्स्ट्रा टू इंट्रा। तो सोडियम आयंस आपको मैंने बताया था बच्चा, स्टिमुलस आ गया तो सोडियम का इनफ्लक्स है, देख लो CBSE का, AIPMT का 208 का क्वेश्चन है। और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं नीट में, है ना। हम ऐसे ही डरते हैं चीजों से, कुछ भी डरना नहीं, टाइम से भी नहीं डरना, बस हिम्मत करनी है। कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो हिम्मत करते हैं। अपनी मैम की ये बात याद रखना। अगर एक न्यूरॉन रेस्टिंग स्टेज में है, वो इंपल्स कंडक्ट ही नहीं कर रहा, तो मेम्ब्रेन इज मोर परमिएबल टू, पता है आपको, पोटेशियम एंड नियरली इम्परमिएबल टू सोडियम। लाइन बोली थी ना, देख लो, नीट का क्वेश्चन है 12 का, है ना आसान। जब कोई मेम्ब्रेन में स्टिमुलस नहीं था तो हाईली परमिएबल फॉर पोटेशियम and nearly impermeable for sodium. Which of these processes occur during the repolarization? तो मुझे पता है, repolarization में सोडियम चैनल्स तो हो जाते हैं जी बंद, और आपके पोटेशियम चैनल हो जाते हैं ओपन। स्टिमुलस हो गया पास, पास P, पास मतलब पोटेशियम, तो सोडियम चैनल हो गए बंद और पोटेशियम चैनल हो गए ओपन। और ये देखो, ये भी NCERT की लेबलिंग है, मैंने सामने रखा है। सेम क्वेश्चन ये भी 2013 में आया था। ये देखो, ये एक्सॉन है, ये एक्सॉन टर्मिनल है, उसमें ये साइनेप्टिक वेसिकल्स हैं। और साइनेप्स में 3 चीजें होती, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, बीच का साइनेप्टिक क्लेफ्ट, और इसके ऊपर होते हैं रिसेप्टर्स।
तो आप देखो इसमें क्या इन्होंने बोला है कि एक डायग्राम दिखाया हमने, आप करेक्टली लेबल दो पार्ट्स बताओ ए और डी में से। तो ए इन्होंने बोला है रिसेप्टर है, बिल्कुल सही, और सी इन्होंने बोला है वेसिकल्स हैं, तो यही आपका राइट आंसर, पहला ही मिल गया। बाकी आप देख सकते हो बी लिखा है ये साइनेप्टिक कनेक्शन है, वहां देखो बी को क्या लिखा हुआ, साइनेप्टिक क्लेफ्ट। डी जो है पोटाशियम आयन है, डी यहाँ न्यूरोट्रांसमीटर है, ए न्यूरोट्रांसमीटर है, ए कहाँ है, ए रिसेप्टर है, ये भी गलत है। सी न्यूरोट्रांसमीटर है, ये तो ठीक है, बट डी कैल्शियम नहीं है। तो सी में, सी एक्चुअली वेसिकल्स हैं कंटेनिंग न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर तो ये है। तो आप इसमें देख सकते हो आंसर 1 है, तो आपको कुछ भी मुश्किल नहीं आएगी। इसी तरह से एक और AR फ्रेम किया आपके लिए, अगर कैल्शियम आयन कम हो गए, कंप्लीट लॉस ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम द क्लेफ्ट, तो क्या इंपल्स जनरेशन होगा? तो आंसर है जी नहीं होगा, क्योंकि कैल्शियम आयन अंदर नहीं जाएंगे तो बैग्स कंटेनिंग न्यूरोट्रांसमीटर वो एक्सोसाइटोसिस नहीं दिखाएंगे। तो आंसर हो गया करेक्ट एक्सप्लेनेशन, लीजिए आंसर है 1। क्लियर है जी, कोई डाउट? अब आप आगे बढ़ोगे, फिर से एक क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द इवेंट्स एज दे अकर ड्यूरिंग द कंडक्शन ऑफ द इंपल्स अक्रॉस अ केमिकल सिनेप्स। तो अभी बता के हटी हूं आपको, पहला पार्ट है कैल्शियम का अंदर जाना, सी से शुरू, एक ही और, लीजिए आंसर मिल भी गया, पर पहले सारे कर लो। कैल्शियम अंदर गया, फिर साइनेप्टिक वेसिकल्स ने न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज किया, वो बाइंड हुआ रिसेप्टर से, वहां के सोडियम चैनल्स खुल गए और मेम्ब्रेन हो गई डीपोलराइज्ड। आपकी स्क्रीन पे आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, साइनेप्स के ऊपर। मेम्ब्रेन ऑफ प्री एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होती हैं इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, सही। अच्छा बेटा, ये करेक्ट इनकरेक्ट वाले क्वेश्चन भी दिमाग से करने हैं, वहां मार्क कर लिया करो, ये ना हो करेक्ट की जगह इनकरेक्ट कराओ, फिर बड़ा दुख होता है, आता हुआ क्वेश्चन गड़बड़ होता है। तो फिर इलेक्ट्रिकल करंट डायरेक्टली फ्लो करता है, बिल्कुल करता है इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में। केमिकल साइनेप्स न्यूरोट्रांसमीटर यूज करते हैं, बिल्कुल करते हैं। केमिकल वाला फास्टर नहीं होता, याद रखना, ये स्लो होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है, यहाँ उल्टा लिखा हुआ है, तो ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है जी? फिर अगला माइलिनेटेड फाइबर्स पे क्वेश्चन है, माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स, ये बेटा एनसीईआरटी की 2 लाइनें याद करा दूं आपको, अभी के अभी करो। माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स आर फाउंड इन स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व्स, अनमाइलिनेटेड फाइबर्स आर फाउंड इन सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये आपकी 2 लाइन्स हैं, आपको लिख के दिया मैंने, MSc USA, आसान है याद करना। माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स मिलते हैं स्पाइनल और क्रेनियल नर्व्स में, अनमाइलिनेटेड मिलते हैं सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में। अब आप ये इन्हीं लाइनों पे क्वेश्चन सॉल्व होगा। माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स क्रेनियल स्पाइनल नर्व्स में, NCERT। अनमाइलिनेटेड फाइबर्स में भी श्वान सेल्स होती हैं, पर वो माइलिन नहीं बनाती, याद है ना? पूंछ को लंबी करके हनुमान जी ने सिंहासन बनाया था, और माइलिन शीथ को लंबा, अपनी ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन को लंबा करके श्वान सेल ने बनाई थी माइलिन शीथ। तो अनमाइलिनेटेड फाइबर्स में श्वान सेल्स तो होती हैं, बट वो माइलिन शीथ नहीं बनाते। माइलिन शीथ इज प्रोड्यूस्ड बाय श्वान सेल्स एंड ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। तो ये भी आपका सही है, मुझे लगता है इसमें आपकी सारी स्टेटमेंट करेक्ट हैं। और अब हम अगले पार्ट पे पहुंच गए, ठीक है जी? तो बच्चों देखा आपने कितना आसान था सब कुछ, कुछ भी मुश्किल नहीं था, है ना? तो अब रह गया एक ब्रेन, सिर्फ उसी को पढ़ना है हमने, और बड़े दिल से पढ़ना है ना? मजा, ब्रेन को पढ़ना है और दिल से पढ़ना है ना? तो अभी वहां तक पहुंचने से पहले थोड़ा आइडिया इसका भी दे दूं। देखिए, नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट्स हैं, एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंक्लूड ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या आता है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, याद कर लेना। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट्स हैं, सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक। अब एक्चुअली क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, जो हमारे पास नर्व फाइबर्स होते हैं, क्या होते हैं? नर्व फाइबर्स। ये 2 तरह के हैं, एक होते हैं एफरेंट और एक होते हैं इफरेंट। बोलना मेरे पीछे पीछे, बोलते रहो, ये तो मैं तुम्हें पहले ही बोला है कि आपने ऐसे सोचना है कि हम इकट्ठे बैठे हैं और आप मेरे साथ हो और मेरी हर बात सुन रहे हो और आंसर कर रहे हो। तो हमारे पास हैं जी एफरेंट एंड इफरेंट फाइबर्स। अब मेरे ख्याल से आपको पता है, जो मैसेज को सेंस ऑर्गन से CNS तक पहुंचाते हैं वो एफरेंट फाइबर, और जो वापसी लेके आते हैं वो इफरेंट फाइबर। ये आपको आ गया समझ? ये है ब्रेन टू
इफेक्टर्स, और वो हो गया वाइस वर्सा, सेंस ऑर्गन टू ब्रेन। ये तो क्लियर है ना। अब अगर मैं यहां से लूं पहले कि जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसके दो पार्ट हैं, सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, तो यहाँ आपकी एनसीईआरटीज ये लिखती हैं कि जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है वो वाला सिस्टम है, यहाँ मैसेज स्केलेटल मसल तक जाता है। कहाँ तक जाता है? स्केलेटल मसल्स तक, स्टायरेटेड मसल तक। बल्कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वो है जिसको विसरल नर्वस सिस्टम भी कहते हैं, और यहां मैसेज जाता है स्मूथ मसल्स और ग्लैंड्स तक। ठीक है जी, स्मूथ मसल्स एंड ग्लैंड, नीचे करके लिख दूं, वहां टाइट होगा तो पढ़ने में मुश्किल आए। स्मूथ मसल्स एंड ग्लैंड्स, बीच में प्लस साइन कर देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, जो आपस में एंटागोनिस्टिक हैं, अपोजिट है। ठीक है, हो गया ना याद। और आपकी एनसीईआरटी में ये भी लिखा हुआ है कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ, ऐसे याद करना, नर्व, फाइबर्स, गैंग्लियन एंड प्लेक्सस। नर्व्स होती हैं, उसमें फाइबर्स होते हैं, गैंग्लियंस होते हैं और प्लेक्सस होता है। ठीक है, बस इतना सा याद कर लो, एक बार इसका रिवीजन कर लो और फिर आगे ब्रेन का स्ट्रक्चर करते हैं। तो आप मुझे बताइए, नर्वस सिस्टम के दो पार्ट हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आया ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आए सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अगर मैसेज जा रहा है स्केलेटल मसल्स के पास तो दिस इज सोमैटिक नर्वस सिस्टम, और अगर मैसेज जा रहा है स्मूथ मसल्स और ग्लैंड्स के पास तो इसे ऑटोनॉमिक या विसरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं जो आपस में एंटागोनिस्टिक हैं, और उनका नाम है, क्या नाम है? सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। अब देखो जी, हम जितना भी काम करते हैं, हमारी इंटेलिजेंस, हमारी मेमोरी, हमारी स्पीच, इमोशंस, बिहेवियर, सब कौन कंट्रोल करता है? आपका ये ब्रेन है ना। तो इस ब्रेन को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम अपने नन्हे मुन्नों को एक टर्म देंगे, एनसिफेलॉन। होता क्या एनसिफेलॉन? एनसिफेलॉन इज ब्रेन। क्या है एनसिफेलॉन? ब्रेन। और स्टडी ऑफ ब्रेन को कहते हैं एनसिफेलॉजी। और ये आपका ब्रेन है जिसके प्रोटेक्शन के लिए है स्कल, मेनिंजेस और इवन सीएसएफ आप ऐड कर सकते हो, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, वो भी ब्रेन को प्रोटेक्शन देता है। ठीक है बच्चा। क्रेनियम हो गया आपका ब्रेन बॉक्स। अगर मूवमेंट एंड लोकोमोशन याद है तो क्रेनियम इज मेड अप ऑफ 8 बोन्स। मेनिंजेस में आपको याद रखना है, मेनिंजेस 3 तरह की हैं, आप एक सीक्वेंस से याद कर सकते हो, पैड, पिया मैटर, एरेक्नॉइड मेम्ब्रेन, ड्यूरा मैटर। पिया मैटर पहली वाली जो ब्रेन को टच करती है, एरेक्नॉइड बीच की, और ड्यूरा सबसे बाहर। चिंता ना करना, इसका डायग्राम है, अच्छे से बताऊंगी। और ब्रेन के पार्ट्स होते हैं 3, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। थोड़ा सा तो इस डायग्राम में दिख रहा है, बट कोई ना, हम एक एक पार्ट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, मुझे ये बताओ, मैंने अभी आपको बताया ह्यूमन ब्रेन को 3 चीजें प्रोटेक्ट करती हैं, बताओ कौन कौन सी? स्कल का कौन सा पार्ट? क्रेनियम, सीएसएफ विच इज कॉल्ड सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, और तीसरा पार्ट होता है मेनिंजेस। और मेनिंजेस के 3 नाम होते हैं, उन मेनिंजेस को आप यहाँ देख सकते हो। मैं आपके लिए एक प्यारा सा डायग्राम लेके आई हूँ, देखो कितना क्यूट है। पहले आपको बताया था ब्रेन में 2 तरह का टिश्यू है, ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर। एंड ग्रे मैटर बाहर होता है, व्हाइट मैटर अंदर होता है। स्पाइनल कॉर्ड में ये सीक्वेंस रिवर्स है। ठीक है, रहेगा याद। अब ब्रेन में जो मेम्ब्रेन ब्रेन को टच करती है वो पिया मैटर है। भाई प्यारा सा नाम है इसमें, पिया, चैप्टर बहुत क्यूट है। ये देखो क्या नाम है इसका? पिया मैटर। इसके बारे में याद रखना, ये वेस्कुलर है, बड़ी थिन सी है और वेस्कुलर है, ब्रेन को टच करती है। फिर आपके पास इससे जो नेक्स्ट लेयर है उसे बोला आपने एरेक्नॉइड मेम्ब्रेन। ये बेटा स्पाइडर के वेब जैसी है, तभी इसे आप एरेक्नॉइड मेम्ब्रेन कहते हो। ये स्पाइडर वेबी है, देख रहे हो ना, बिल्कुल स्पाइडर के वेब जैसी। हाइलाइटर से दिखा दूं आपको, ये देखो। और एरेक्नॉइड के नीचे, मतलब इन दोनों के बीच में जो स्पेस है उसे सब एरेक्नॉइडल स्पेस कहा, और इसे याद कर लो, दिस सब एरेक्नॉइडल स्पेस, दिस इज फिल्ड विद सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, एंड दिस इज द स्पेस बिटवीन, एक तरफ इसमें पिया मैटर है, एक तरफ इसमें एरेक्नॉइडल मेम्ब्रेन है, और बीच में है सब एरेक्नॉइडल स्पेस। फिर जो आपका
आपके क्रेनियम को टच करता है वो होता है आपका थिक लेयर जिसका नाम है ड्यूरा मैटर। क्या नाम है? ड्यूरा मैटर। तो आपके सारे क्वेश्चंस खत्म भी हो गए। कोई पूछे कि इनको अरेंज करो फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, तो आप बोलोगे ड्यूरा, एरेक्नॉइड, पाया, पिया भी बोल सकते हैं। और अंदर से बाहर है तो ऐसा सीक्वेंस है PAD। ठीक है जी। कौन सा स्पेस है विच इज फिल्ड विद CSF? सब एरेक्नॉइडल स्पेस। इसमें भी फ्लूइड होता है बट दैट इज नॉट CSF। सब ड्यूरल स्पेस में CSF नहीं होता। बस इतना सा पार्ट अब आपने ये भी कर लिया। अब ये आपकी NCERT का डायग्राम है। इस NCERT के डायग्राम में जितनी लेबलिंग है वो कभी भी नीट में पूछी जा सकती है, तो आपको ये भी करा देते हैं। आपके ब्रेन का सबसे पहला पार्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स या सेरिब्रम, ये लेबलिंग है इसकी। पहले सिर्फ लेबलिंग देखना। ये है कॉर्पस कैलोसम, इसे कभी मत भूलना। क्या है अभी बताऊंगी। ये इन्होंने फोर ब्रेन के पार्ट ये भी लेबल किया है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। जैसी भी लेबलिंग है, मतलब कोई बहुत अच्छे से नजर नहीं भी आता तो भी जैसे NCERT ने लेबल किया है आपको लर्न करना है। तो ये इन्होंने इस पार्ट पे थैलेमस और इसके नीचे वाले हिस्से को हाइपोथैलेमस लिखा है। फिर यहाँ इन्होंने बताया दिस इज पोन्स वेरोनाई, ये आपका सेरिबेलम है, एंड दिस इज मेडुला ऑब्लंगेटा। मेडुला ऑब्लंगेटा आगे फर्दर किसके साथ कनेक्शन में है? स्पाइनल कॉर्ड। तो ये मेडुला ऑब्लंगेटा के बाद शुरू हो जाती है आपकी स्पाइनल कॉर्ड। ये आपके ब्रेन का स्ट्रक्चर है। अभी इनको ध्यान से पढ़ते हैं। सबसे पहले, एंड अब जितनी भी लाइनें हैं ना, सिर्फ गिन के एक पेज है। कराने में, समझने में, बिल्कुल फील करने में भी बहुत कम टाइम लगेगा। देख लीजिए, प्रूव करके दिखाती हूँ। फोर ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। इवन मैं इसमें अगर कुछ ऐड करना चाहूँ तो मैं इसमें कह सकती हूँ ऑल्फैक्टरी लोब्स भी किसका पार्ट है? फोर ब्रेन का ही पार्ट है बेटा। ये एक्चुअली सेरिब्रम ऐसे है, तो ऑल्फैक्टरी लोब्स वेंट्रली विजिबल होती है, डॉर्सली पड़ा होता है सेरिब्रम। तो इसके 3 पार्ट जो NCERT ने लिखे हैं वो सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। और एक डीप लॉन्गिट्यूडनल क्लेफ्ट क्या बोला मैंने? एक डीप लॉन्गिट्यूडनल क्लेफ्ट इसको 2 हिस्सों में बांटती। किसको 2 हिस्सों में बांटती? सेरिब्रम को। तो बन गए सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स। और आपको पता है आपकी राइट साइड ऑफ द बॉडी इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड वाइस वर्सा। ठीक है जी। जो हम राइटी होते हैं, हमारा लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर ज्यादा डेवलप होता है। और यहाँ लॉन्गिट्यूडनल है, अगर ट्रांसवर्स डाल दूंगी तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, डीप की जगह शैलो डाल दूंगी तो भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। हेमिस्फीयर को ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर कनेक्ट करता है, जिसको कहते हैं कॉर्पस कैलोसम। बोलो, कॉर्पस कैलोसम। एंड कॉर्पस कैलोसम इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमिलियन ब्रेन। ये मैमल्स के ब्रेन में होता है। और आपका ना ब्रेन अखरोट के जैसा दिखता है, तभी तो कहते हैं अखरोट खाने से दिमाग तेज होता है। हाँ, है भी सच, खा के देख लेना। अच्छा, ऊपर का जो पार्ट है ना, जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है, आपको पता है बायो में कॉर्टेक्स में नहीं, पेरिफेरल अंदर वाले हिस्से को मेडुला कहते हैं। तो कॉर्टेक्स में ना बहुत सारे फोल्ड्स होते हैं और उन फोल्ड्स को कहते हैं गायराए, और उनके बीच के डिप्रेशंस को कहते हैं सल्काए। बोलो, डिप्रेशंस को क्या कहते हैं? सल्काए। तो इस तरह से आपके पास गायराए एंड सल्काए होते हैं। कॉर्टेक्स ग्रे मैटर का बना हुआ है, मैंने आपको पहले ही बताया था, क्योंकि यहाँ पे सेल बॉडीज और नॉन माइलिनेटेड फाइबर्स ज़्यादा हैं। और जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है उसमें कई सारे एरियाज हैं, मोटर एरिया, सेंसरी एरिया, और बीच बीच में लार्जर एरियाज जो कि ना सेंसरी है ना मोटर। एंड ऐसे एरियाज को कहा जाता है एसोसिएशन एरियाज, जिनके 3 फंक्शन मेरे बच्चे कभी नहीं भूलेंगे: इंटर सेंसरी एसोसिएशन, कम्युनिकेशन एंड मेमोरी। देखो बेटा, जैसे हमारी सेंसेस आपस में इंटरैक्ट करती हैं, हमारी मेमोरी, हमारा कम्युनिकेशन, ये कौन कंट्रोल करता है? एसोसिएशन एरिया। ठीक है, तो पहले इतना सुनाओ मुझे। क्वेश्चन नंबर 1, ब्रेन को कौन सी 3 चीजें प्रोटेक्ट करती हैं? पहला पार्ट बोलो, CSF, आपका प्यारा सा क्रेनियम, और थर्ड पार्ट हो गया आपकी मेनिंजेस। इन मेनिंजेस के 3 के नाम बताओ। पिया मैटर, एरेक्नॉइड मेम्ब्रेन, ड्यूरा मैटर। कौन सा स्पेस है जिसमें CSF होता है? सब एरेक्नॉइडल स्पेस। ठीक है। फिर ब्रेन में आपके पास 3 पार्ट्स हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। इनके नाम तो हैं प्रोजन, मीजन, रोम्बेन, तुम्हें करने की जरूरत नहीं।
जस्ट गिव मी 1 मिनट। हाँ जी बेटा, तो आप मुझे ये बताओ, जो फोर ब्रेन है उसके फर्दर पार्ट्स एनसीईआरटी जी लिखती हैं सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। और सेरिब्रम पेयर्ड नहीं होता, वो सिंगल है, बट सेरिब्रल हेमिस्फीयर पेयर्ड है। दोनों को कनेक्ट करने वाले नर्व ट्रैक को बोला कॉर्पस कैलोसम। बोलो क्या बोला? कॉर्पस कैलोसम। सेरिब्रल हेमिस्फीयर अगर मैं आपको दिखाऊं तो मेरे पास एक डायग्राम सेरिब्रल हेमिस्फीयर का भी है। ये देखो, हर हेमिस्फीयर में आपके पास 4 लोब्स हैं। ये है फ्रंटल, पेराइटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल। इसी से नहीं, अपना भी देखो, ये कौन सी लोब है बताओ मुझे? ऊपर ऊपर यहाँ से फ्रंटल, फिर ये ऊपर बिल्कुल टॉप पे पेराइटल, साइड्स पे टेम्पोरल और पीछे है ऑक्सीपिटल। अगर कोई पूछे ये लोब्स पेयर्ड हैं क्या अनपेयर्ड, तो आंसर है पेयर्ड है, क्योंकि हर सेरिब्रल हेमिस्फीयर में 4 लोब्स है। ठीक है, इनमें ना पहले एरियाज भी थे, चलो बहुत नहीं तो इतना याद रख लेना, यहाँ विजुअल एरिया है ऑक्सीपिटल में, यहाँ ऑल्फैक्टरी स्मेल करने वाला ऑडिटरी एरिया है, इतना तो आपको मैंने बता दिया। टेस्ट एरिया पेराइटल लोब में है। सो बस इतने ही एरियाज लर्न कर लो, ठीक है, क्योंकि अब एनसीईआरटी में है नहीं, पुरानी वाली में था, तो इससे ज्यादा की जरूरत नहीं। ठीक है जी, एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर की फर्दर 4 लोब्स हैं, फ्रंटल सामने वाली, पेराइटल टॉप वाली, साइडों वाली टेम्पोरल और पीछे वाली ऑक्सीपिटल। इनके एरियाज आपको याद कराए। विजुअल एरिया ऑक्सीपिटल लोब में है, बताओ विजुअल एरिया किस लोब में है? ऑक्सीपिटल। ऑडिटरी ऑल्फैक्टरी एरिया टेम्पोरल लोब में है, और टेस्ट एरिया जो आपको अच्छे अच्छे टेस्ट बताता है वो पेराइटल लोब में है। ठीक है, अब में आपने करना था फोर ब्रेन, तो इसमें ये भी लिखा हुआ है कि जो फाइबर ऑफ ट्रैक्ट है, मतलब माइलिनेटेड फाइबर, वो इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर बनाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ब्रेन में बाहर है आपके ग्रे मैटर और अंदर है व्हाइट मैटर, वो तो आपको मालूम है। तो फाइबर्स जो होंगे वो इनर पार्ट बनाएंगे या आउटर पार्ट? आंसर है इनर पार्ट। अब आप मेरा हैंड देखना ध्यान से, रेडी हो ना? सेरिब्रम रैप्स अराउंड अ स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड थैलेमस। ये देखो, ये अगर सेरिब्रम है, ये थैलेमस। Cerebrum wraps around a structure which is called thalamus, and thalamus is the major coordinating center for sensory and motor signaling. ये भी क्वेश्चन है, which is the major coordinating center for sensory and motor signaling। तो हमारे बच्चों के पास आंसर आ गया thalamus। cerebrum wraps around a structure which is called, बताओ, thalamus। मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग, वो भी क्या है? थैलेमस। और थैलेमस के फ्लोर को कहते हैं हाइपोथैलेमस। अच्छा, यहाँ आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, मुझे तो पता नहीं ऐसा क्यों, बट कई साल रेगुलरली यही पूछते रहे, व्हाट इज द थर्मोस्टेट ऑफ योर बॉडी? आंसर हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस पे बड़े क्वेश्चन है। ये टेम्परेचर कंट्रोल करता है, जब आपको भूख लगती है तो आपका जो फीडिंग सेंटर है वो भी यहाँ होता है, प्यास के लिए थर्स्ट सेंटर भी यहाँ होता है। और आपको पता है ना, विच इज द मास्टर ऑफ मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड? मास्टर ऑफ मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड बताओ कौन है? हाइपोथैलेमस। ठीक है बच्चा, मास्टर ऑफ मास्टर जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो हाइपोथैलेमस है, और इसमें बहुत सी न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स भी होती हैं, ये हार्मोन्स बनाता है, आपको पता है, अगले चैप्टर में आप ये भी अच्छे से पढ़ लोगे। तो इस तरह से आपने ये फोर ब्रेन का हिस्सा कर लिया। ठीक है, एक रिवीजन छोटी सी। सेरिब्रम रैप्स अराउंड अ स्ट्रक्चर व्हिच इज कॉल्ड थैलेमस। मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग, थैलेमस। उसके फ्लोर को क्या बोला? हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस के नीचे एक ग्लैंड पड़ा है, उसका नाम क्या होता है? आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, विच इज ऑल्सो कॉल्ड हाइपोफाइसिस। और इवन अगर मैं ये बताऊं कि आपका एपिथैलेमस के ऊपर जो डायनसिफेलॉन जिसको थैलेमस कहते हैं, उसकी रूफ को एपिथैलेमस कहते हैं, तो वहां पे ग्लैंड पड़ा होता है ऊपर, पाइनियल ग्लैंड। आपको पता है पाइनियल ग्लैंड आपके सर्कैडियन रिदम को कंट्रोल करता है, आपके डेली रिदम को। दिस इज नोन एज बायोलॉजिकल क्लॉक। तो अगर सिंपल क्वेश्चन आ जाए, ऐसा कौन सा ग्लैंड है जिसे आप बायोलॉजिकल क्लॉक कहेंगे, तो योर आंसर इज पाइनियल ग्लैंड।
और ऐसा कौन सा ग्लैंड है जिसे आप मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड कहेंगे? तो योर आंसर इज पिट्यूटरी। पिट्यूटरी को हाइपोफाइसिस भी कहते हैं, ठीक है जी। थर्मोस्टेट ऑफ योर बॉडी, हाइपोथैलेमस। देखो जी, ऐ में झूठ नहीं बोलते हम, हर लाइन पे क्वेश्चंस। उसके बाद आ गए हम आपके साथ एक और पार्ट ऑफ फोरब्रेन डिस्कस करने के लिए जिसका नाम है लिम्बिक सिस्टम, ठीक है। मुझे ये बताओ, आपको कभी गुस्सा आता है? गुस्सा आता है? यस और नो? आना तो नहीं चाहिए अच्छे बच्चों को, वैसे सबको आता है ना। तो वो जो आपका गुस्सा, इमोशंस, ये वाला सिस्टम है ना, ये लिम्बिक सिस्टम है। और लिम्बिक सिस्टम की डेफिनेशन देखो कितनी अच्छी है, इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स एंड ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर जैसे अमिगडाला, हिप्पोकैम्पस, ये बनाते हैं लिम्बिक ग्लोब। इसे लिम्बिक फॉक भी कहते हैं। अलॉन्ग विद हाइपोथैलेमस इसके फंक्शंस हैं सेक्स बिहेवियर, इमोशनल रिएक्शंस, एक्साइटमेंट, प्लेजर, रेज, फियर, मोटिवेशन। और याद रखिएगा एक चीज एनसीईआरटी की समरी में लिखी है, शायद यहाँ नहीं है आगे वाले टेक्स्ट में, ये ऑल्फेक्शन में भी हेल्प करता है और ये ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्सेस में भी हेल्प करता है। ये आपका लिम्बिक सिस्टम है, ये आपका इमोशनल ब्रेन है। तो बताओ आपका इमोशनल ब्रेन कौन सा है? बताइए। लिम्बिक सिस्टम। इसमें ना बच्चा ये अमिगडाला है, ये एक न्यूक्लियस है अमिगडाला, ये बादाम जैसी होती है और ये कंट्रोल करती है आपका मूड्स, एंगर, रेज, गुस्से बदले की भावना को। और जो हिप्पोकैम्पस होता है आपका, ये आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में चेंज करता है। तो बताइए कौन सा स्ट्रक्चर है जो शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में चेंज कर दे? वो है हिप्पोकैम्पस। तो लीजिए एक बार लिम्बिक सिस्टम को रिवाइज कर लीजिए, लाइन को ध्यान से सुनिएगा, वो ये दिमाग में छापना है। मेरे जो भी वर्ड्स हैं वो आपके ब्रेन में इम्प्रिंट होते जाए, ऐसे बैठना। तो इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड अलोंग विद एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूट करते हैं लिम्बिक सिस्टम। इसकी दो इंपॉर्टेंट न्यूक्लियस मैंने आपको बता दी, अमिगडाला, हिप्पोकैम्पस। इसके फंक्शंस गिनोगे, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग, ऐसे करके क्वेश्चन आ जाता है। तो सेक्स बिहेवियर एक, एक्साइटमेंट, प्लेजर, रेज, फियर, मोटिवेशन, स्मेल के लिए ऑल्फेक्शन और कुछ ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्स। ये इक्विलिब्रियम में हेल्प नहीं करता, ये देखने में हेल्प नहीं करता, सुनने में हेल्प नहीं करता, सिर्फ स्मेल करने में हेल्प करता। इसे कहा लिम्बिक सिस्टम, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद फोर ब्रेन के बाद आता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन इज लोकेटेड बिटवीन, पहला तो क्वेश्चन यही आ गया, बिटवीन थैलेमस और हाइपोथैलेमस एंड पोन्स। तो थैलेमस, हाइपोथैलेमस और पोन्स के बीच में आता है मिड ब्रेन। और मिड ब्रेन में से एक डक्ट गुजरती है, उसे कहते हैं सेरिब्रल एक्विडक्ट या आइटर। राजे ब्रेन में ना आपके पास होती है ढेर सारी वेंट्रिकल्स, और उन वेंट्रिकल को जोड़ने वाली ही एक डक्ट होती है आइटर, उसे एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस भी कहते हैं। ये भी मिड ब्रेन से गुजरती है। और मिड ब्रेन में 4 राउंडेड बॉडीज हैं, देखो कितनी प्यारी। कॉर्पोरा क्वाड्री जेमिना, कॉर्पोरा मतलब गोल, क्वाड्री मतलब 4, जेमिना माने बॉडी, 4 राउंडेड बॉडीज। और ये कहाँ पे है? मिड ब्रेन के डॉर्सल साइड पे। बस इतनी सी इंफॉर्मेशन है, और इतनी सी ही इंफॉर्मेशन में 3 एमसीक्यूज बन जाते हैं। चौथा समरी में लिखा हुआ है, इट इंटीग्रेट्स एंड रिसीव्स विजुअल, tactile and auditory inputs. तो ये समरी में लिखा है, देखो कितना मस्त पॉइंट है, आप इसे भी याद कर लेना। तो बस बन गई बात, हमें ये भी सारा पार्ट याद हो गया। अरे एक ही पेज है एनसीईआरटी का, उसी को समझना है, रट्टे नहीं मारने। इसको भी देखो, आप इमेजिन करो ये फोर ब्रेन है ना। फोर ब्रेन में सेरिब्रम है, उसकी 2 हेमिस्फीयर, बीच में कॉर्पस कैलोसम, फिर आपने लोब्स के साथ साथ वो याद किया, फिर उसी में टेम्पोरल लोब में कुछ न्यूक्लियस हैं, आपने ऐसे डिफाइन कर दिया। इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर अलोंग विद एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर, वो आपका इमोशनल ब्रेन बनाते हैं, जिसे लिम्बिक सिस्टम कहते हैं। फिर आ गया पोन्स वेरोलाई एंड हाइपोथैलेमस के बीच में जो स्ट्रक्चर पड़ा, उसे बोला मिड ब्रेन।
तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइपोथैलेमस और पोन्स के बीच में। इसकी लेबलिंग भी एनसीईआरटी से दोबारा कराऊंगी। मैं सिंपल क्वेश्चन पूछूं कि आइटर कहाँ से गुजरता है, तो क्या कहेंगे, मिड ब्रेन से। हो इंटेलिजेंट, फट से पकड़ लोगे, मुझे पता है। ठीक है बच्चों, अब लास्ट पार्ट आ गया जी, हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं, पोन्स, सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। पोन्स का एक बात तो ना आपने कभी नहीं भूलनी, पोन्स वेरोली का मतलब होता है फाइबर ट्रैक्ट, जो ब्रेन के डिफरेंट हिस्सों को जोड़े। फिर से बताओ, वो फाइबर ट्रैक्ट जो ब्रेन के डिफरेंट हिस्सों को जोड़े उसे पोन्स वेरोली कहते हैं। फिर आपके ब्रेन का सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट जो करता है आपके इक्विलिब्रियम को कंट्रोल, बताओ इसे क्या कहते हैं, सेरिबेलम। क्या कहते हैं, सेरिबेलम। और राजे बेटे कभी भी सेरिब्रम और सेरिबेलम में कंफ्यूजन मत करना। एक बार नीट में क्वेश्चन आया था, वो ये था कि लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन कौन करता है, तो आंसर था सेरिब्रम। और इक्विलिब्रियम कौन कंट्रोल करता है, बैलेंस कौन मेंटेन करता है, सेरिबेलम। समरी का फिर एक लाइन, इसकी समरी इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना, वैसे मैंने सारी कवर करा दी। सेमी सर्कुलर कैनाल्स एंड ऑडिटरी सिस्टम से मैसेज ब्रेन के किस पार्ट में जाता है, तो आंसर है जी सेरिबेलम। बोलो कौन सा पार्ट है, सेरिबेलम। और सेरिबेलम का भी सरफेस बहुत ही कन्वोल्यूटेड होता है। ये कन्वोल्यूटेड इसलिए होता है ताकि वो मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूरॉन्स को स्पेस प्रोवाइड कर सके। ठीक है, बताओ समझ आया। सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज सेरिबेलम। मतलब जैसे ही मैं बोल रही हूँ ना, आप फटाफट से उसे बस पकड़ लो, लर्न कर लो। विच इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, सेरिब्रम। सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, सेरिबेलम। यहाँ पढ़ा हो तो एग्जैक्टली ऑक्सीपिटल लोब के नीचे दिखाऊंगी आपको, बड़ा बहुत ही सुंदर लगता है देखने में, सेरिबेलम। ये आपका इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है। फिर लास्ट पार्ट बताओ, लास्ट पार्ट है जी मेडुला ऑब्लोंगेटा। बोलो कौन सा। अब ब्रेन को सुंदर तो कहना ही चाहिए ना, इसके बिना तो हम है ही नहीं। लास्ट पार्ट है मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा में ये भी सारे नीट के क्वेश्चन हैं। यहाँ आपका कार्डियोवेस्कुलर रिफ्लेक्स सेंटर है, गैस्ट्रिक सिक्रीशन का रिफ्लेक्स सेंटर है, ये आपकी रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता था। और मैंने पहले रेस्पिरेशन का भी आपको लेक्चर दिया है, उसमें वो जो था आपका रिदम सेंटर वो मेडुला ऑब्लोंगेटा में है, जो न्यूमोटेक्सिक सेंटर है वो आपके पोन्स वेरोली में है ना। एंड 3 मेजर रीजन्स दैट मेक द ब्रेन स्टेम, वो होते हैं जी मिड ब्रेन, पोन्स वेरोली एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। ब्रेन स्टेम इज द कनेक्शन बिटवीन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। बोलो क्लियर है। एक डायग्राम दिखाती हूँ आपको, ये देखो जी, ये मैंने कहा था ना प्यारा है, ऐसी बात तो है ही नहीं ना। इसको कहते हैं सेरिबेलम। बोलो क्या कहते हैं, सेरिबेलम। मन करता है कि आपको सुन सकूं, तो इसको कहा हमने सेरिबेलम। सेरिबेलम में 2 हेमिस्फीयर्स हैं, जैसे कि सेरिब्रम में थे, और इसके बीच में एक वर्म लाइक पार्ट है जिसको कहते हैं वर्मिस। ये आपका लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, राइट सेरिबेलर हेमिस्फीयर। सेरिबेलर, सेरिब्रल नहीं, सेरिबेलर। ठीक है, इक्विलिब्रियम कंट्रोल करता है। सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है, यहाँ मैसेज आता है फ्रॉम सेमी सर्कुलर कैनाल एंड ऑडिटरी सिस्टम। समझ आ गया जी। फिर हमने ब्रेन स्टेम तो आपको पहले ही करा दिया है। ये कनेक्शन होता है बिटवीन, बताओ किसके बीच में, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ये कनेक्शन होता है बिटवीन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और इसमें 3 चीजें हैं, पोन्स वेरोली, मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड मिड ब्रेन। तो लीजिए अब मेरे लाडले तैयार हैं क्वेश्चंस करने को, मुझे पता इन्होंने झटपट से कर देने हैं। पॉन्स, जैसे ही पॉन्स आया, फाइबर ट्रैक्ट जो ब्रेन के डिफरेंट हिस्सों को जोड़े, तो बताओ कहाँ लिखा हुआ, इट प्रोवाइड्स एडिशनल स्पेस फॉर न्यूरॉन, लिखा कंट्रोल रेस्पिरेशन, कनेक्ट डिफरेंट रीजन ऑफ ब्रेन, तो ए के साथ 3। हाइपोथैलेमस में न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स, मेडुला रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है, अभी पढ़ा के हटी हूँ। और ये है जी, वो तो ठीक है, पोस्चर कंट्रोल करता है, बैलेंस कंट्रोल करता है। तो झटपट से बता दो आंसर क्या बन गया, 2 है, सही लिखा मैंने। ए के साथ 3, ए के साथ 3 तो है ही एक में, डन। समझ गए ना। अगर एक में है तो नीट में टाइम सेव करना है, ये नहीं कि तो भी जोड़ते रहो, है ही एक में एंड यू आर श्योर, तो मार्क कर दो आंसर। नीट का एक वो रूल पता है ना कि कभी भी किसी क्वेश्चन पे अटकते नहीं, निकला तो सही, नहीं तो आगे जाओ, किसी क्वेश्चन पे टाइम ज्यादा नहीं लगाना। ये बताओ जी, एबीसी बताना है आपने इसमें। यहाँ मैसेज स्केलेटल मसल्स पे गया, उसे सोमैटिक मोटर बोला था या ऑटोनॉमिक, याद आया अच्छे से, सोमैटिक। यहाँ इनवॉलंटरी तक गया, ऑटोनॉमिक। यहाँ मसल्स तक गया, वो आपको क्रेनियल नर्व्स एज अ पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अच्छा ये बताओ बेटा, आपके पास कितने पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स होते हैं, यू हैव 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स एंड यू हैव
31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स, भूलिएगा मत। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स एंड हाउ मेनी पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स? तो 12 एंड 31। और सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक किसके दो पार्ट थे? ऑटोनॉमिक। विसरल नर्वस सिस्टम किसे बोला था? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को। बड़े आगे, अब आपके पास स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। ब्रेन स्टेम एक कनेक्शन बनाता है बिटवीन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सही। ब्रेन स्टेम में 3 पार्ट्स होते हैं, मेडुला, बोन्स, अरे सेरिब्रम कहाँ होता है? तो ये गलत है। पहला स्टेटमेंट हमारा है सही और दूसरा स्टेटमेंट हमारा है गलत। तो आंसर बताओ क्या है? आंसर हो गया थर्ड। सही मार्क किया ना? बिल्कुल। ये भी नीट का क्वेश्चन है भाई, और 2024 का कुछ मुश्किल आना ही नहीं पेपर में, विश्वास रखना। और ये बार बार मत सोचना अगर कोई टाइम वेस्ट हुआ, किसी को कोई हेल्थ इश्यू था, कुछ भी था, मेरे हिसाब से गिव अप नहीं करना चाहिए, लास्ट चांस तक फाइट करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और हम आपको ब्लेस करते हैं कि भगवान करे आपका एडमिशन अच्छे से अच्छे मेडिकल कॉलेज में हो, आपको कोई मुश्किल ना आए, बस आप मेहनत करने से डरना मत। ये लो जी, एक AR हो गया। लेयर्स ऑफ सेल विच कवर्स द सेरिब्रल हेमिस्फीयर, उसे सेरिब्रल कॉर्टेक्स बोला। न्यूरॉन सेल बॉडीज यहाँ कंसंट्रेटेड होती हैं, वो इसको कलर देती हैं। तो सही एक्सप्लेनेशन है, आंसर हो गया आपका पहला। ठीक है ना? बोलो, लेयर्स ऑफ सेल जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर को कवर करती हैं वो कॉर्टेक्स है। और ये ग्रे क्यों है? बिकॉज यहाँ पे सेल बॉडीज कंसंट्रेटेड है। दिस इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, नहीं, दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। आंसर गलत मार्क हो गया था। सही है ना? ध्यान देना भाई, मार्किंग पे ना जाना, जो बोल रही हूँ उस पर ध्यान से सुनना। अब आ जाओ, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर, ध्यान देने वाली बात है हमारे बच्चों को कि फॉल्स। और वो भी जब आप नीट में पेपर सॉल्व करते हो बड़े ध्यान से, प्रेजेंस ऑफ माइंड से। ऐसे सोचो कोई सर्जरी कर रहे हो, कुछ गलती करने की तो गुंजाइश ही नहीं है। आओ, अ सुपरफिशियल क्लेफ्ट, अरे गलत गलत, सुपरफिशियल नहीं था, ये तो था अ डीप क्लेफ्ट। फिर आया एसोसिएशन एरियाज, नाइदर सेंसरी नॉर मोटर, इनके 3 फंक्शन। और ये सच में बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसे अच्छे से याद कर लेना। एक बार फिर से बोल दूं, इंटरसेंसरी एसोसिएशन, कम्युनिकेशन एंड मेमोरी, ये सही है। सेरिब्रम wraps around a structure called thalamus, major coordinating center for sensory and motor signaling, ये भी सही है। सेरिबैलम में बहुत से न्यूरॉन्स होते हैं, सेरिब्रम में भी होता है कॉन्वोल्यूशन, दोनों ठीक है। यहाँ सेरिब्रम होता तो भी सही था, हालांकि एनसीईआरटी ने ये लाइन सिर्फ सेरिबेलम के लिए लिखी है, पर ये दोनों के लिए सही है। फाइबर ऑफ ट्रैक्ट आर कवर्ड विद माइलिन शीथ व्हिच कॉन्स्टिट्यूट द आउटर, नहीं, इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर। तो टोटल 2 गलत हो गई, दिस इज द राइट आंसर। लगा टाइम? नहीं ना, इसी एक पेज में से बार बार क्वेश्चंस आते हैं रजे। नेक्स्ट देखो, फिर आपने बताना है, ये मैंने ध्यान दिया कि मुझसे पूछा क्या है, इनकरेक्ट। मेडुला का फंक्शन सही दिया, रिफ्लेक्सेस, कार्डियोवेस्कुलर, रेस्पिरेशन, लिम्बिक सिस्टम नहीं होता। क्या सिखाया था तुमने? फाइबर ट्रैक्ट, यहां भी आ गया, आंसर जाएगा पोन्स वेरोली। ठीक है। कॉर्पस कैलोसम पता है, 2 हेमिस्फीयर्स को जोड़ता है। रिलीजिंग हार्मोन्स कौन बनाता है? हाइपोथैलेमस, ये देख लो, ये भी नीट का क्वेश्चन। फिर ह्यूमन ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है स्कल, क्रेनियम, सही। मेनिंजेस आर प्रेजेंट आउटर टू ब्रेन बट इनर साइड ऑफ द स्कल, हाँ ब्रेन के बाहर है, स्कल के अंदर है। आउटर मेनिक्स को ड्यूरामेटर कहते हैं, पर वो हाईली वेस्कुलर नहीं है। एक थिक फाइब्रस मिडल मेनिक्स को कहते हैं, वो थिक नहीं है, वो थिन है, स्पाइडर वेब भी है, ये गलत। पिया मैटर ब्रेन को टच करता है, तो ये तो सही है। तो हमारे पास कितनी स्टेटमेंट सही हैं? 3 सही हैं, 2 गलत। सही हो गया, डन है, ऑल करेक्ट। आगे बढ़े। अच्छा जी, अब देखो आपका ब्रेन सारा हमने लर्न करा दिया, टाइम तो लगा ही नहीं, एक एक चीज आपको करवा दी एज पर प्रॉमिस। एनसीईआरटी का एक अक्षर भी नहीं छोड़ा और उससे भी थोड़ा बियॉन्ड कराया है, थोड़ा सा। मुझे ये बताओ, ये आपका PYQ है 05 का, तो डिजीजेस इसमें ज़्यादा थी नहीं, तो मैंने ये तो उठा ही लिया। एक बीमारी होती है जिसमें ऐसे ट्रेमर होते हैं, इसको पार्किंसोनिज्म या पार्किंसन डिजीज कहते हैं, ये डोपामीन की कमी से होती है। तो इतना तो आप याद कर ही सकते हैं। और इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर होता है फिनिश। आई विश यू गुड लक। आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स देते हुए मैं ये लेक्चर अपना रैप अप कर रही हूँ। गॉड ब्लेस यू। हमारे वीडियोस, लेक्चर्स देखते रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा।